वेलकम टू अंडर कवर एनालिस्ट और मैं हूं अभिनव। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक पर जिसने हाल ही में सबको इतना डरा दिया कि फाइनेंशियल सिस्टम में एक तरीके का फियर क्रिएट हो गया और फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में सवाल उठने लग गए। क्या बैंक सेफ है जहां हमारे डिपॉजिट्स हैं? ऐसे सवाल खड़े होने लग गए। इस फियर ने 2008 के क्रैश को फिर से ताजा कर दिया और सिस्टम के फंडामेंटल्स कमजोर होते हुए दिखने लग गए। ये स्टोरी है सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स की। फरवरी 9 2023 को फोर्ब्स, जो दुनिया की एक बहुत जानी मानी मीडिया कंपनी है, वो एक लिस्ट निकालती है। उस लिस्ट का नाम है फाइनेंशियल ऑल स्टार लिस्ट और उसमें एसयूबी बैंक का नाम होता है। अब इस लिस्ट का मतलब ये है कि ये बैंक्स ने रिसेंटली सबसे सुपर परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू बाकी सब बैंक्स। ये तो एक पॉजिटिव न्यूज थी। मार्च 8 2023 को, ठीक एक महीने बाद, एसयूबी बैंक ने अपने इस पॉजिटिव न्यूज का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव न्यूज और फोर्ब्स में नाम आने के बाद इस गुडविल को यूज करेंगे और फंड रेज करते हैं कॉमन स्टॉक ऑफर करके, यानी कि कुछ शेयर्स मार्केट में बेचकर वहां से पैसा उठा लेना। कॉमन स्टॉक का मतलब होता है नॉर्मल शेयर्स। जो हम यहाँ शेयर्स कहते हैं वो वहां यूएस में उसको कॉमन स्टॉक कहा जाता है। कंपनीज ये अक्सर करते हैं कैपिटल रेस करने के लिए मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से कैपिटल रेस करना, इसी को एक्चुअली में बुल मार्केट कहते हैं, जहां इन्वेस्टर्स कंपनीज में पैसा लगाने के लिए रेडी होता है और वो कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। जैसा आपने देखा 2020 में कोविड के जस्ट बाद इंडियन मार्केट्स में आईपीओ की लाइन लग गई, तो उसी तरह 8 मार्च को एसवीबी बैंक ने फंड्स रेज करने का प्लान बनाया, करीब $2 बिलियन। बस 2 दिन बाद, लेस देन 48 आवर्स, इनफैक्ट अराउंड 36 आवर्स, मार्च 10 को एसवीबी बैंक के शेयर्स की ट्रेडिंग रोक दी गई और ये पता चला कि एसवीबी बैंक बैंकरप्ट हो चुका है और उसके पास ऑपरेशंस चलाने के लिए अब कोई भी लिक्विड कैश नहीं बचा है। ऐसा शॉक जिसने वॉल स्ट्रीट ही नहीं पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। ऐसा क्या हुआ 2 दिन में कि बैंक फंड रेज करते करते बैंकरप्ट हो गया? इसको समझने के लिए हमें इस प्रॉब्लम की डिटेल में जाना होगा और एज एन एनालिस्ट हम हमेशा की तरह हम वही करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। सिलिकॉन वैली बैंक को 1983 में बनाया गया, लेकिन बहुत कम टाइम में वो यूएस का 16th बिगेस्ट बैंक बन गया। उनका स्पेशलाइजेशन था फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग स्टार्टअप कंपनीज के लिए, मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनीज। वो कंपनीज जो जॉइंट वेंचर कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। एसयूबी का टोटल बैंकिंग एसेट्स $209 बिलियन का था। इसको अपने इंडियन बैंक से कंपेयर करें तो इसका साइज ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक के बराबर होगा रफली। बैंक का एक फोकस एरिया होता है, स्पेसिफिक सेक्टर्स की तरफ वो रहते हैं। एसयूबी बैंक का फोकस था वेंचर बैक्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड हेल्थ केयर कंपनीज। नई टेक्नोलॉजी कंपनीज को एक्चुअली में कोई बैंक जल्दी सपोर्ट नहीं करता था, बिकॉज वो अर्ली स्टेज में प्रॉफिटेबल नहीं होते और प्रॉफिट्स बनाने के लिए उनको कम से कम 4 से 5 साल लग सकते हैं। बाय द वे, ऐसे बहुत से फर्म्स हैं जो कभी शायद प्रॉफिट बनाते भी नहीं है और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी ना कभी कोई बड़ी टेक कंपनी आकर उसको खरीद लेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं करते तो आखिर ये बिजनेस चलाते कैसे हैं? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये सभी कंपनीज नेक्स्ट जनरेशन की कंपनीज हैं और इनका ये कहना है कि आज वो भले प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, बट कस्टमर बेस की वजह से कभी ना कभी प्रॉफिटेबल जरूर हो जाएंगे। अब ये प्रपोजल्स सुन के इन्वेस्ट करने वाले फर्म्स जो होते हैं इसमें, वो होते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स। और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इनको राउंड्स में फंड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल सीरीज ए फंड, जब कंपनी अपने बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है, बस उसके पास प्लान्स होते हैं लेकिन एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता, बट ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसी फंड से वो अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं। फिर एक एग्जांपल के तौर पे सीरीज बी फंड, जब फंडिंग नेक्स्ट स्टेज के लिए की जाती हो तब उसको सीरीज बी फंड कहते हैं। यहाँ कंपनीज को नेक्स्ट लेवल पे एडवांस करना है क्योंकि उन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, बट बिजनेस जैसे इंग्लिश में कहते हैं हैज हिट अ वॉल, मतलब वहां जाके वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब ऐसे टाइम पे सीरीज बी फंडिंग की जरूरत पड़ती है।
और उसमें प्रॉमिस अगर जब दिखता है तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी सीरीज बी की फंडिंग करते हैं। अब ये कंपनीज एक्चुअली में बहुत रिस्की होते हैं, बिकॉज ये कंपनीज का बिजनेस शायद कभी प्रॉफिटेबल ही ना बने और ये इन्वेस्टमेंट का पूरा नुकसान कर सकती है। जनरली बैंक्स कभी ऐसे रिस्की बिजनेस में नहीं आना चाहते। ऐसे कंपनीज को जल्दी से लोन देने के लिए कोई रेडी भी नहीं होता, लेकिन एसवीबी बैंक ने अपना एक अलग स्पेशल मार्केट रेडी किया, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कंपनीज को फंडिंग का। ये बिजनेसेस रिस्की थे लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्योंकि जब ये स्टार्टअप्स मार्केट में लिस्ट करते हैं या फिर कोई कंपनी इन्हें बाय आउट करती है तो इनका वैल्यूएशन 100 टाइम से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और एसवीबी बैंक ऑलमोस्ट 50 to 65% न्यू टेक स्टार्टअप्स को ही सपोर्ट करता था। फिर आया पेंडेमिक, यानी कि कोविड 19। ये टाइम टेक स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही हॉट मार्केट बन गया, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने अपना खाली टाइम का फायदा उठाने के लिए डिजिटल सर्विसेज को अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम यूज करना शुरू कर दिया। 2020 में अडॉप्शन रेट्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि बहुत सारी कंपनियों ने इसका फायदा उठाने का सोचा और छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी फंडिंग मिलना शुरू हो गई। टेक कंपनीज में बहुत सारा कैश आने लग गया ड्यू टू सेल्स, और ये सब पैसा एसवीबी के अकाउंट्स में जाने लग गया। अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए सब पैसा एसवीबी के अकाउंट्स में रखने लग गई ये कंपनीज, और जरूरत पड़ने पर वहीं से यूज किया जाता था। अब बहुत बड़ा कैश रिजर्व रखने से बैंक के ऊपर एक प्रेशर होता है कि फंड्स आइडल ना रहे, इसको लेंड करके इस पे इंटरेस्ट कमाना पड़ता है। और भी ऑप्शंस होते हैं फंड्स को डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन इन कंपनीज ने अपना पूरा फंड्स एसवीबी में ही रखने का सोचा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेंचर कैपिटलिस्ट के खुद के अकाउंट्स एसवीबी में थे, जो स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। इमेजिन करिए कितना सारा कैश इनके पास आने लग गया और प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस बिल्टअप होने लग गया। इतना तक कि एंड 2022 तक एसयूबी का लोन पोर्टफोलियो 50% सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का था, और वो तेजी से दूसरे मार्केट में एक्सपांड करने की कोशिश करने लगे, जैसे यूके, कनाडा, इंडिया एंड इसराइल। तो जब सब अच्छा ही चल रहा था, तब ऐसा क्या हुआ कि बैंक को बैंक्रप्सी फाइल करना पड़ा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, फ्री मनी का एरा अब खत्म हो चुका था। यानी कि 2020 से 2022 तक कोविड के चलते फेडरल रिजर्व ने, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसने रेट्स को इतना नीचे रखा कि ऑलमोस्ट जीरो ही था। सिर्फ फेडरल रिजर्व ने ही नहीं, दुनिया के सब सेंट्रल बैंक्स ने अपना रेट्स बहुत लो रखा, रिसेशन के डर से। इससे मार्केट में पैसा रेज करना बहुत आसान हो गया कंपनियों के लिए या बैंक्स के लिए भी। एसवीबी बैंक के कस्टमर तो ज्यादातर टेक फर्म्स थे और उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लग गया और बहुत सारा कैश डिपॉजिट एसवीबी में होने लग गया। इससे लेंडिंग एक्टिविटी उनको बढ़ानी पड़ी, लेकिन फिर भी एक्सेस फंड बहुत सारा मार्केट में बचने लग गया। एसवीबी बैंक्स ने इस फंड्स को ट्रेजरी बॉन्ड्स में डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि वो फंड्स को आइडियल तो नहीं रख सकते बिकॉज उससे परफॉर्मेंस लॉस होता है। अब बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाए तो उसका प्राइस गिरने लग जाता है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मैच्योरिटी तक उस बॉन्ड को होल्ड करते हो। और हुआ वही, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया इन्फ्लेशन की वजह से, और पैसा मिलना अब महंगा हो चुका था। तो एक तरफ बॉन्ड्स में भी लॉसेस हो रहे हैं और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, जिससे अब लोन देना काफी महंगा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो सामने आया था वो ये था कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी इस बैंक की। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही सेक्टर में फोकस रखने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अगर उस सेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो पूरा सेक्टर का प्रॉब्लम एक ही बैंक पर आ जाता है, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और एसवीबी का ऑलमोस्ट पूरा पैसा एक ही सेक्टर में लगा हुआ था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्नोलॉजी सेक्टर की तेजी अब स्लो डाउन में बदलने लगी है। लेट 2022 में और अर्ली 23 में अगर आपने देखा होगा तो मास ले होना शुरू हो गए, यानी कि बहुत सारे आईटी एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया। एक्चुअली आईटी कंपनीज के प्रॉफिट कम होना शुरू हो चुके हैं और मार्केट से जो ऑलमोस्ट फ्री का पैसा उठाया जा रहा था उस पर अब ब्रेक लग चुका है।
तो इससे हुआ ये कि ज्यादा कैश का डिमांड होने लग गया कंपनीज के ऑपरेशंस को चलाने में, और वो पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया एसवीबी के अकाउंट से। इन सब रीजन की वजह से एसवीबी को फंड्स रेज करने के लिए बहुत सारा बॉन्ड्स बेचना पड़ गया, और उसमें भी एक लॉस लेना पड़ गया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक रखते हैं तब तो आपका लॉसेस को वो कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स को बीच में बेच देते हैं ड्यू टू प्रेशर, तब आपको वो प्राइस का लॉस उसका लेना पड़ेगा। क्योंकि कैश रेज करना था नॉर्मल बिजनेसेस के लिए, और इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। इन सब रीजन की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस लॉस एसवीबी को उठाना पड़ा। लेकिन ये सब तो ठीक था, ये सब तो फिर भी एक फंडामेंटल रीजन है कि क्यों किसी में स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, 2 दिन के अंदर कोई बैंक कोलैप्स कैसे हो सकता है? तो हम अब एक नजर डालेंगे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, जो सबसे बड़ा कारण था कोलैप्स का। 2 दिन के अंदर यूएस का 16th बिगेस्ट बैंक किस तरीके से बैंकरप्ट हो जाता है। असल में हुआ ये, 8 मार्च को जब कैपिटल रेज करने का डिसीजन बैंक ने लिया, तब एक कंपनी का अकाउंट था जिसका नाम था फाउंडर्स फंड। और फाउंडर्स फंड एक्चुअली में कंपनी है पीटर थील की, एक बिलियनर इन्वेस्टर जिनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुत सारी टेक कंपनीज में अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत सारी छोटी कंपनीज को वो सीड फंडिंग भी देते हैं। एक बहुत ही नामी गामी इंसान पीटर थील, उनका जो कंपनी था फाउंडर्स फंड, उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया एक साथ, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि फंड रेज करने की आखिर एसवीबी की जरूरत पड़ी है, तो मे भी उनके पास फंड शॉर्टेज है। और ये भनक मिलते ही उन्होंने सबसे पहले वो फंड विड्रॉ कर लिया। अब ये जो पीटर थील के विड्रॉल की न्यूज थी, ये एक फायर की तरह फैल गई। पीटर थील के फाउंडर्स फंड का पैसा विड्रॉ करते ही डिपॉजिटर्स नर्वस हो गए, और सबने एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। एक ही दिन में 46 बिलियन डॉलर्स का फंड्स विड्रॉ हो गया। 230 बिलियन डॉलर की एसेट वाली बैंक, अगर उसका 46 बिलियन डॉलर एक ही दिन में विड्रॉ हो जाता है, तो क्या होगा? तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना लिक्विड कैश किसी भी बैंक के पास नहीं होता, और इतने जल्दी से एसेट सेल करके पैसा खड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं होता। 9 मार्च को एसवीबी का शेयर्स 60% कोलैप्स हो गया। सीईओ को एक अर्जेंट कॉल लेना पड़ा, जहां पे उन्होंने इन्वेस्टर्स को यह कहा कि अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैमेज तब तक हो चुका था, बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का जमाना है, यहां खबर स्पीड ऑफ लाइट की तरह ट्रैवल कर रही है, और ऐसा ही हुआ। और विद इन 48 आवर्स जो बैंक फंड रेज करने के लिए अप्लाई कर रही थी, वो हो जाती है बैंकरप्ट, और ये यूएस का 16th बिगेस्ट बैंक। 10th को ट्रेडिंग हॉल्ट कर दिया गया, और बैंक को रेगुलेटर्स ने अपने अंडर में ले लिया। अब डिपॉजिट्स इतने बड़े बड़े थे बैंक के अंदर कि वो एफडीआईसी की गारंटी से भी ज्यादा थे। एफडीआईसी यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस देता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमेशा प्रोटेक्ट करती है नॉर्मल डिपॉजिटर्स को। बट उसकी लिमिट भी $250,000 तक ही थी, और बहुत सारी कंपनीज थी जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स डिपॉजिटेड थे। एसवीबी बैंक को बैंकरप्ट बोल दिया गया। अब एक इंडियन कंपनीज की बात करें, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज का भी पैसा एसवीबी बैंक में था, जैसे शादी.com, कार वाले, आस्ट लेला, और ऐसी एक लंबी लिस्ट ऑफ कंपनीज है जिसमें पेटीएम भी है। उन सब का पैसा एसवीबी बैंक में पड़ा हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए अपना पैसा एसवीबी से निकालने का एक अच्छा रास्ता निकाला 13 मार्च तक, और किसी का भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 26 मार्च 2023 को यह अनाउंस किया गया कि फर्स्ट सिटीजन नाम का एक बैंक एसवीबी बैंक को परचेज कर लेगा। जितना भी बचा डिपॉजिट्स और लोन से वो सब खरीद लेगा, और उसकी 17 ब्रांचेस जहां भी हैं, उसको फर्स्ट सिटीजन बैंक के अंडर में ऑपरेट किया जाएगा। और ये बैंकरप्सी ने सिस्टम को $20 बिलियन का नुकसान कर दिया। इसके बाद ऐसा हुआ कि मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने 6 ऐसे बैंक्स जो अच्छे फंक्शन में चल रहे थे, उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए, और ये कहा कि ये इश्यू जो एसवीबी बैंक में हुई है, शायद से इन 6 बैंक्स में हो सकती है। फेडरल रिजर्व ने आकर यह कह दिया कि एसवीबी बैंक का पूरा डिपॉजिट वो इंश्योर करेंगे,
और यहाँ पर शेयर होल्डर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उनका जो भी लॉस है, यानी कि जिन्होंने भी एसवीबी के शेयर्स खरीदे हैं, उनका वो कुछ नहीं कर सकते, उनको पूरा लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट डिपॉजिटर्स का पैसा बच गया। एसवीबी का पेरेंट ग्रुप यानी कि एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने भी मार्च 17 को बैंक्रप्सी फाइल कर दी, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उन पे लॉसूट फाइल कर दिया था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा हो गया कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने से अगर ये अचानक प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर ऐसे कितने सारे बैंक हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। और ये सब क्वेश्चंस की वजह से इन्वेस्टर्स बहुत नर्वस हो गए, और पास्ट में ऐसा हुआ भी है। एक बैंक के कोलैप्स से बाकी लोगों पर बहुत असर पड़ा, बाकी कंपनीज और बैंक्स पे बहुत असर पड़ा, और कभी कभी ये पैनिक के सिचुएशन में भी आ जाता है। एसवीबी बैंक की तरह और कितने बैंक्स हैं ऐसे जिन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स लेकर रखा हुआ है, ये जानना पड़ेगा। ये तो थी बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स, जिनका इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये इश्यू हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर का क्या? उसमें बहुत ही बड़ा स्लो डाउन देखा जा रहा है, और ले ऑफ तब से बढ़ते जा रहे हैं। टेन की थी। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल एज एन इन्वेस्टर, इससे क्या हम बैंक से डरने लगे, या लोगों को अपना डिपॉजिट रखने में डरना चाहिए? बिकॉज हर एक डिपॉजिट को इंश्योर किया जाता है। बस आप एक चीज इतना समझ के रखिए कि बहुत हाई डिपॉजिट ना ही अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, ना ही अपने करंट अकाउंट में रखना चाहिए। उतने ही डिपॉजिट रखिए जितने की इंश्योरेंस लिमिट आपको मिलती है, और जितना आपके कंपनी के लिए वर्किंग ऑपरेशंस के लिए जरूरत हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे और भी वीडियोस लाने के।